नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी CGPSC एसीएफ रेंजर का एक रसायन का महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। रसायन में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं बहुत ही बेसिक से लेके जाऊँगा, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हम वीडियो अच्छा बना रहे हैं और आगे और अच्छे वीडियो बनाते रहें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो भी खामियां हैं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो में आज थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है क्वालिटी के तौर पे वीडियो की, लेकिन कंटेंट के तौर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं क्वालिटी सुधार दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अपने एसीएफ रेंजर की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में अभी तक 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है, जिसमें क्या है 98 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 98 क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बाकी जो 20 तत्व हैं उनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। 20 तत्वों को क्या किया गया है, प्रयोगशाला में बनाया गया है। और सभी जो तत्व हैं वो भिन्न 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 गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। सभी तत्व क्या करते हैं, भिन्न भिन्न गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें तत्वों में धातु भी है, अधातु भी है। सभी प्रकार के इसमें तत्व आपको मिल जाएंगे। तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या क्या पहले इतिहास में क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर किया गया ऐसा वर्गीकरण जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पुनः उपस्थित हों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। ये तो इसकी क्या हुई, परिभाषा हो गई कि उसके मौलिक गुणधर्म को आधार बनाकर एक वर्गीकृत किया गया तत्वों को, कि ये किसी फील्ड में जाएंगे, आधे किसी फील्ड में जाएंगे, आधे को किसी फील्ड में रखना है। तो ये चीज़ें क्या आती है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। तो वर्गीकरण को एक क्या किया करना था, एक टेबल में हमको डालना था पूरे तत्वों को। तो उनके लिए क्या बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें सबसे पहला प्रयास किसने किया था, डॉबेर राइनर ने किया था। उन्होंने एक त्रिक सिद्धांत दिया था। त्रिक सिद्धांत के अंतर्गत वो क्या करते थे, तीन तीन तत्वों को, जो समान गुण वाले तीन तत्व रहते थे, उनका एक जोड़ा बनाते थे और उस बेसिस पे क्या करते थे, ये जमाते थे। उसके बाद जो आया था वो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ये क्या करते थे, आठ आठ के पेयर में तत्वों को जमाया करते थे। पहले तत्व और आठवें तत्व में क्या होती थी, समानता पाई जाती थी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। उसके बाद क्या आया था, लोथर मेयर का परमाणु भार या परमाणु आयतन वक्र। इसके बाद क्या किया गया था, लोथर मेयर का। इसके बाद सभी की त्रुटियों को सुधारते हुए जो मेंडलीव थे, उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई थी, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं। तो चलिए हम इन सब का एक अध्ययन करते हैं। डॉबेरनायर, न्यूलैंड और लोथर मेयर, सभी का हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत कैसे दिए थे और कैसे इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया था। तो सबसे पहले डॉबेरनायर का त्रिक सिद्धांत देखते हैं। डॉबेरनायर के त्रिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डॉबेरनायर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर किया था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। परमाणु भार के आधार पर इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं डॉबेरनायर के त्रिक। डॉबेरनायर ने तत्वों के परमाणु भार और उनके गुणधर्मों के बीच इस संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया कि समान गुणों वाले तीन तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य के होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो समान गुण वाले तत्व हैं, है ना, जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको हम एक साथ रखेंगे। और किस वे में रखेंगे
कि सबसे कम परमाणु भार है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, ये क्या होगा, परमाणु भार के अनुसार हम उसको जमा देंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि पहले वाले तत्व का परमाणु भार और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार, इन दोनों का जो औसत परमाणु भार होगा वही औसत परमाणु भार क्या होगा, दूसरे वाले तत्व का होगा। इन्होंने ये बताया था। तो इन्होंने क्या किया था, उदाहरण स्वरूप इन्होंने क्या किया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन तीनों को क्या किया था, इन्होंने जमाया था। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को इन्होंने एक समूह में रखा था। कैल्शियम का जो परमाणु भार था वो कितना था, 40.1 था। स्ट्रोंशियम का 87.6 और बेरियम का कितना था, 137.3। ये इनका परमाणु भार हुआ कर। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे कैल्शियम और बेरियम का जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपको समथिंग 88 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी। और स्ट्रोंशियम का जो परमाणु भार था वो कितना था, 87.6। तो यहाँ पे तो इनका क्या था, ये जो इन्होंने अपना वर्गीकरण का आधार बनाया था परमाणु भार और त्रिक नियम, वो क्या हो गया था, इनका सही हो गया था। आगे देखते हैं, इनके त्रिक नियम के अंतर्गत इन्होंने किसको किसको जोड़ी में रखा गया था। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को इन्होंने जोड़ी में रखा था। इसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसको रखा था। फिर क्लोरीन, बोरोलिन और आयोडीन, इनको क्या किया था, इन्होंने इनको साथ में रखा था। इन सबको इन्होंने साथ में रख लिया। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। फिर अभी इसके बाद क्या किया था, इन्होंने बताया कि यहाँ सोडियम का जो परमाणु भार, जो मैंने आपको बताया लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों के औसत के निकट है, इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्मों के मध्य है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बता दी। अब सीमाएं क्या थी कि उस टाइम जो तत्व ज्ञात थे इनको, उनमें से केवल तीन का ही जोड़ा बन पाया। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले बताया कि 3 में ही इनका क्या हुआ, जोड़ा सफल हुआ, बाकी में क्या होगा, इनका जो सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से इन्होंने मान लिया था। तो इसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया और उनकी खामियों को, जो खामियां थी पहले वाले वर्गीकरण में, उसको दूर किया, डॉबरनायर को। अब उसके बाद इन्होंने, न्यूलैंड ने क्या सिद्धांत दिया था, अष्टक का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार क्या था, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषताएं या गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि इन्होंने क्या किया था, अष्टक सिद्धांत दिया था और गुणों के आधार पर जब हम जमाते हैं तो पहले वाला तत्व और जो 8वां तत्व होगा, इन दोनों के गुण क्या होंगे, मिलेंगे, इन्होंने ये कहा था। तो इनका क्या हुआ, इनकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। संगीत के क्या की, अष्टक से की गई थी, इसलिए इन्हें अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया था। ठीक है, किससे, हाइड्रोजन से चालू करके थोरियम पे इन्होंने समाप्त किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो पिछले में आपको 3 जोड़ा बताया था, ठीक है, वो तीनों जोड़े आपको याद रखने हैं कि डॉबरनेयर ने कौन कौन से 9 तत्वों को 3 जोड़ों में रखा था। इसके बाद इन्होंने जो रखा है हाइड्रोजन से थोरियम तक का, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या बोल रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म समान थे। फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद 8वां तत्व है, इसलिए इसी तरह लिथियम और सोडियम में भी समानता थी। इन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म समान थे और लिथियम और सोडियम के भी गुणधर्म समान हो गए थे। तो यहाँ तक तो इनका क्या है, अष्टक नियम बिल्कुल सही हो गया था। अब आगे देखते हैं इनकी सीमाएं क्या क्या थी। सीमाओं के अंतर्गत इनका आता है कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता था। कैल्शियम धातु लागू होता था। ठीक है, कैल्शियम धातु के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते थे। अर्थात अब इन्होंने क्या किया, 56 तत्वों को तो जमा दिया, 56 तत्वों को क्या किया, 8-8 के जोड़े में इन्होंने रख दिया। लेकिन जहाँ पे कैल्शियम धातु के बाद आगे के तत्वों को देखा तो आगे के तत्वों में पहले और 8वें तत्व के गुणों में क्या होगा, मैच नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इनका जो अष्टक नियम था वो क्या हो गया, फेल हो गया। अष्टक नियम क्या हो गया, फेल हो गया। अब नए तत्व भी जो आ रहे थे तो नए तत्वों के गुण इस सारणी से नहीं मिल रहे थे। अब नए तत्व तो लगातार मिलते जा रहे थे, तो नए तत्वों के गुण भी क्या होते थे, इनकी सारणी से नहीं मिलते थे। आगे क्या था,
सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान पर रख दिए। तो ये सबसे बड़ी खामी थी कि पहला तत्व और दूसरे तत्व के गुणों में कोई समानता नहीं है, फिर भी वो एक साथ रखे गए हैं। दूसरे और तीसरे में कोई समानता नहीं, फिर भी वो क्या कर दिए गए थे, एक साथ रख दिए गए थे। तो ये सभी क्या थे, इनकी सीमाएं थी। तो इन सीमाओं को दूर करने के लिए लोथर मेयर ने अपना परमाणु आयतन वक्र दिया था। किसने? लोथर मेयर ने अपना परमाणु आयतन वक्र दिया था। इन्होंने अब क्या बताया, ये लोथर मेयर भी एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्व परमाणु भार एवं परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। किसके किसके मध्य? परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य इन्होंने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। अब इन्होंने क्या बोला था कि समान गुणों वाले तत्व वक्र में समान स्थानों पर स्थित है, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु आयतन परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो लोथर मेयर थे, इन्होंने इनका भी जो आयतन वक्र है ये भी क्या हो गया, फेल हो गया आगे चल के। तो इसके बाद जिसको बहुत लोगों ने सही माना, बहुत वैज्ञानिकों ने, वो था मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण। तो मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले डॉबरनायर आए थे। डॉबरनायर का जो क्या था, त्रिक सिद्धांत। डॉबरनायर ने क्या किया था, त्रिक सिद्धांत दिया था। लेकिन त्रिक सिद्धांत उन्होंने किसके बेसिस पे दिया था, परमाणु भार के बेसिस पे। किसके? परमाणु भार। ये आपको याद रखना है, त्रिक सिद्धांत परमाणु भार के बेसिस पे दिया था। अब अगला आया था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो क्या किया था, परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित तो किया, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि पहले और आठवें तत्व के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। ये उनका क्या था, अष्टक नियम था, अष्टक नियम था। अब इसके बाद इन्होंने क्या, इसकी सीमाएं आपको याद रखनी है कि सीमाएं क्या क्या थी कि कैल्शियम के बाद उसके आगे के तत्वों का मेल नहीं खा रहा था, मतलब परमाणु मतलब जो गुणधर्म है वो मेल नहीं होता था। नए तत्वों के गुण सारणी से मेल नहीं खा रहे थे, जो नए तत्व और मिलते जाते थे उनके सारणी से गुण मेल नहीं खा रहे थे, ठीक है। और असमान गुण वाले तत्व एक साथ रख दिए गए थे। ये क्या थी, इनकी सीमाएं थी। अब क्या था, लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। लोथर मेयर का क्या था, परमाणु आयतन वक्र। तो इन्होंने परमाणु भार और परमाणु आयतन के बेसिस पे एक ग्राफ खींचा था, वही इनका क्या था, वर्गीकरण था। अब देखते हैं, हम क्या देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब क्या हो गया था कि जो लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र था वो भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो मेंडलीव ने एक नया नियम दिया। उनके आवर्त नियम के अनुसार क्या था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण क्या होते हैं, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने ये बता दिया। तो इनके कहने का अर्थ क्या था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो कम परमाणु भार वाले तत्व होंगे वो पहले आएंगे और ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्व क्या आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इनके आवर्त सारणी में क्या क्या था आपको बता देता हूँ कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी में क्या होता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थी जिन्हें आवर्त कहा जाता था। कि मेंडलीव ने क्या किया था, एक ऐसे आवर्त सारणी बनाई, मान लो तो ये ऐसे 7 भाग में बटा हुआ था। ये कितने भाग में बटा हुआ था, ये 7 भागों में ये बटा हुआ था। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या फिर क्षैतिज पंक्तियां बोलते हैं उन्हें क्या बोलते थे, आवर्त कहा जाता था। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते थे, आवर्त कहते थे। और ये क्या थे, 7 भाग में डिवाइड थे। और ऊर्ध्वाधर जो ऊर्ध्वाधर लाइन थी या वर्टिकल लाइन थी या स्तंभ को क्या कहते थे, ग्रुप कहा जाता था। इनको ऐसे जो लाइनें थी इनको क्या कहा जाता था, ग्रुप कहा जाता था। 1 ग्रुप 2 ग्रुप इनका नाम रखा गया था अलग से। अब जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तब तक कितने तत्व ज्ञात हो गए थे, 63 तत्व ज्ञात हो गए थे। उन्होंने उनको रखा था और उन्होंने क्या किया था, सबसे बड़ी खूबी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की थी वो खूबी ये थी कि उन्होंने जो नए आने वाले तत्व थे, नए तत्व जो आने वाले थे या फिर आगे भविष्य में मिलते, उनके लिए क्या किया था, उन्होंने जगह छोड़ दी थी। मतलब जो डिब्बे थे, आवर्त थे, उसमें क्या किया था, जगह छोड़ा हुआ था उनके नए तत्व को रखने के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने की थी जिसके कारण क्या है, इनकी जो आवर्त सारणी को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली थी। अब क्या करते हैं, हम इनके देखते हैं कि आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो उपलब्धियां थी उनमें क्या क्या था, समान गुणधर्मों वाले तत्व समान समूह में रखे गए थे। अब समूह कैसे थे, वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन जो थी उसको क्या कहते थे, हम समूह कहते थे। तो जो समान समूह वाले तत्व थे वो समान
क्या थे, समान गुणधर्म वाले तत्व थे, वो एक ही समूह में रखे गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियान एवं आर्गन की जब खोज हुई तो पिछली व्यवस्था को बिना छेड़े उन्हें नए समूह में समायोजित कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या किया था, ये डिब्बे खाली छोड़ दिए थे। ये डिब्बे, कुछ डिब्बे क्या किए थे, उन्होंने खाली छोड़ दिए थे ऐसे कि अगर आगे और तत्व मिलेंगे तो उन्हें उन्हें बीच में रखा जा सके। तो बाद में क्या हुआ था, हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसे तत्व क्या हुए थे, मिले थे। तो उन्होंने उन्हें पिछली व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं कि तत्वों को आगे पीछे नहीं किया और इन्हें क्या कर दिया गया, बीच में रख दिया गया। नए तत्वों की खोज की संभावना व्यक्त हुई। इनके जो डब्बा छोड़े थे इन्होंने, उनमें बीच बीच में जगह स्थान छोड़े हुए थे। उसके कारण क्या हुआ, वैज्ञानिकों को आभास हुआ कि आगे भी तत्व मिल सकते हैं और ये परमाणु भार और ये उनके कैरेक्टरिस्टिक या गुणधर्म हो सकते हैं। लेकिन मैंडलीव की भी आवर्त सारणी में क्या हुए थे, दोष उत्पन्न हुए थे। अब वो दोष क्या क्या थे, हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया था। क्या किया गया था, हाइड्रोजन था, उन्हें क्या, उसे सबसे पहले इन्होंने स्थान दे दिया था, जो गलत था, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पहले स्थान पर रखने लायक नहीं थी, ये वैज्ञानिकों का मानना था। अब इसके आगे इनके और क्या क्या दोष थे, समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होने के कारण उन्हें अलग रखना होगा। वहीं संभारिक तत्व अलग अलग रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हुए भी मेंडलीव की सारणी में एक ही स्थान थे। इन्होंने क्या किया था कि समस्थानिकों और संभारिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया था, दोनों को क्या किया था, अलग अलग स्थान नहीं दिया था। उन्होंने जैसे हाइड्रोजन को रखना है तो हाइड्रोजन को एक ही स्थान पे रख दिया, कार्बन को रखना है तो उसको, यूरेनियम को रखना है तो उसको। लेकिन उनके जो समस्थानिक और संभारिक थे उनको क्या किया था, अलग अलग स्थान नहीं दिया था। ये इनकी सारणी का सबसे बड़ा दोष था। अब इसके बाद इनके क्या था, कुछ भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया था, जैसे क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि अत्यधिक क्रियाशील हैं जिन्हें अल्प क्रियाशील मृदा धातुओं के साथ रख दिया गया था। तो ये भी इनका दोष था। इन्होंने क्या किया था, परमाणु भार के अनुसार जमाया। परमाणु भार के अनुसार जमाया तो उनके क्या, गुणधर्मों को इन्होंने ध्यान नहीं दिया और गुणधर्मों को ध्यान नहीं देने के कारण लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे जो क्रियाशील तत्व हैं उन्हें कम क्रियाशील तत्वों के साथ रख दिया गया था। अब इसके बाद जो अगला जो सबसे बड़ा दोष था, ये पूछा जाता है जो एग्जाम में, लैंथेनाइट व एक्टेनाइट श्रेणी के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था। लैंथेनाइट और एक्टेनाइट तत्वों के लिए आवर्त सारणी में क्या किया गया था, कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। ये सबसे बड़ी इनकी खामी थी। तो आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन से पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी आई, क्योंकि ये मेंडलीव की जो आवर्त सारणी आई थी इसके बाद भी आवर्त सारणी आई जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था। आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया था। हाँ, किसने लाया था, आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने लाया था, ये आपको याद रखना है। ने बताया था कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या आधारभूत गुणधर्म है। अर्थात इन्होंने क्या किया था, जो परमाणु द्रव्यमान के उसमें मत रखिए, तत्वों के वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे मत बनाइए, उनको परमाणु संख्या के बेसिस पे रखिए। ठीक है। तो इनका नियम क्या था कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। देखिए अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मेंडलीव ने क्या कहा था, ये देखिए मेंडलीव ने बोला था कि जो तत्वों के गुण हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और इन्होंने कहा कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का क्या क्या था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने कहा परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये चीज़ें इनके चेंज आई। कहने का इनका तात्पर्य क्या था कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। निश्चित अंतराल के बाद क्या होंगे, फिर आ जाएंगे। मेंडलीव ने भी कहा यही था कि समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व एक साथ आ जाएंगे, लेकिन उनकी सारणी में दोष था जो मैंने आपको बताया कि कम क्रियाशील वाले तत्वों को ज़्यादा क्रियाशील वाले तत्वों के साथ उन्होंने क्या किया था, रख दिया था। लेकिन यहाँ पे ये दोष दूर कर दिया गया परमाणु संख्या के आधार पर जमा के। अब अगला क्या था, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित कर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। अब आधुनिक आवर्त सारणी किसके बेसिस पे रही,
परमाणु संख्या के आधार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके बेसिस पे रही थी? परमाणु भार के आधार पर। लेकिन अब इसके पहले लोथर मेयर ने क्या किया था? वक्र बनाया था। परमाणु भार और आयतन के बीच में क्या किया था? वक्र बनाया था। और उसके पहले न्यूजीलैंड ने क्या किया था? उनके गुणधर्मों के अनुसार पर क्या क्या था? अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था? अष्टक नियम दिया था। डॉबरनायर ने त्रिक नियम दिया था। डॉबरनायर ने क्या किया था? त्रिक नियम दे दिया था। अगला देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी अब क्या क्या थी। आधुनिक आवर्त सारणी का भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा कि कैसा था आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसे समूह कहा जाता है। तो मैंने आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताया था कि जो ये हॉरिजॉन्टल जो है इनको क्या कहा जाता था? आवर्त कहा जाता था। और जो वर्टिकल थी उनको क्या कहा जाता था? समूह। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिसे आवर्त कहते थे। तो उससे कोई खेल नहीं खेला गया, उसको चेंज नहीं किया गया। अब जो उन्होंने ग्रुप में समूहों में व्यवस्थित किया वो कितनी थी? 18 समूहों में 18 पंक्तियां बनाई थी। 18 पंक्तियां इन्होंने ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनाई थी जिन्हें स्तंभ कहा जाता था। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आरोही परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया, अर्थात बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया। अब आगे मैं आपको दिखा देता हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी कैसी थी। तो दोस्तों ये थी क्या थी? आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी थी। ये आधुनिक क्या थी? आवर्त सारणी थी जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था? देखिए, धातु, अधातु, उपधातु और अधातु सभी को इसमें जगह दिया गया था। धातु, उपधातु और अधातु तीनों को जगह दिया गया था। इसमें क्या था? देखिए, हाइड्रोजन को पहले रखा गया है। अब आपको सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए ये जो लाइनें हैं, ये जो आपको डिब्बे दिख रहे हैं 1 2 3 4, जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8, ये क्या थी? ये 18 तक गिनती गई है, जो जिसे क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? समूह कहा जाता था। और ये कितनी लाइनें थी? ये 7 लाइनें थी जिन्हें क्या कहा जाता है? क्षैतिज पंक्तियां और आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आवर्त सारणी में देखिए जो पीले कलर के हैं वो क्या है? अधातु हैं। और जो गुलाबी कलर के हैं वो उपधातु हैं। और जो हरे हैं वो क्या हैं? धातु हैं। तो धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है आवर्त सारणी में, बाकियों की संख्या क्या है? कम है। और अगर पूछा जाए सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम उपधातु की संख्या है। अब सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, यही खामियां थी किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को जगह नहीं दिया गया था, लेकिन इन्होंने मोसले ने क्या किया? अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में इनको जगह दिया। अब आगे हम देखते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये आपने देख लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब जो हम पढ़ने वाले हैं, मेन क्वेश्चन कहाँ से? यहीं से बनने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से आप बहुत ध्यान दे के पढ़िएगा। हो सकता है आपको शुरू में बोर लगा हो, वहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे। मेन क्वेश्चन आपके क्या होंगे? यहीं से आना चालू होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ क्या था। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है। आवर्त सारणी में क्या है? 4 ब्लॉक है। बाईं ओर के समूह 1 और 2 में एस ब्लॉक तत्व बोलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ 4 ब्लॉक कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ, ये 4 ब्लॉक हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपने पढ़ा होगा तो जो एस है वो क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं। पी होते हैं डमरू के आकार के, और डी होते हैं डबल डमरू के आकार के, और एफ जटिल आकार के होते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे लेक्चर आएंगे उसमें एस, पी, डी और एफ चारों ब्लॉक की हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में क्या क्या ज़रूरत है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? 4 ब्लॉक होंगे। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से स्तंभ आते हैं? जो वर्टिकल लाइनें आपको, ऐसी लाइनें आपको बताई थी, ऐसे कितने कौन कौन से आते हैं मैं ये आपको बता दूं। एस ब्लॉक में पहले और दूसरे ब्लॉक के तत्व आते हैं। पहले और दूसरे ब्लॉक के तत्व किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक कहाँ से चालू होता है? 13 से 18 तक। पी ब्लॉक कहाँ से चालू होता है? 13 से 18 तक पी ब्लॉक चालू होता है। और उसके बाद जो डी ब्लॉक है, वो डी ब्लॉक कहाँ से चालू होता है? 3 से 12 तक डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं।
अब इसके बाद एफ ब्लॉक में कौन सा आता है, तो एफ ब्लॉक में आप बोलोगे कि सर एक पूरा तो 1 से 18 तक आपने बता दिया, तो एफ ब्लॉक का क्या काम है। तो एफ ब्लॉक जो है, जो आपने लेंथेनाइट और एक्टेनाइट दो ने आपको नीचे दिखाया था, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में गायब थे, उन्हें एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं कि अब इनका भी अलग अलग नाम है, ठीक है। समूह में क्या अलग अलग क्या किया गया है, नाम दिया गया है। तो जो पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के मध्य में है, पी ब्लॉक के तत्व क्या है, आवर्त सारणी के मध्य में होते हैं, और उसके बाद एस ब्लॉक के जो तत्व है वो स्टार्टिंग में होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व। अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि संक्रमण तत्व कौन से समूह में है या कौन से समूह से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो आपको बताना है कि जो संक्रमण तत्व है वो तीसरे समूह से 12वें समूह तक फैले हुए हैं, ठीक है। अब आवर्त सारणी की मुख्य सारणी के नीचे एफ ब्लॉक तत्वों को दर्शाया गया है, और एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सभी समूह के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक समूह, जैसे कोई भी समूह है, उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सभी में समान होगी। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। समूह में ऊपर नीचे जाने पर क्या होती है, कक्षाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इसमें कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब आगे देखते हैं, अब जो मेन आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां हैं वो हम देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी की सभी कमियों को दूर कर दिया। मेंडलीव की जो खामियां थी कि कभी कभी क्या थे, समस्थानिकों को जगह नहीं दी गई थी, या फिर और भी बहुत सारी उसकी खामियां थी। लेंथेनाइट एक्टेनाइट के लिए अलग से उन्होंने बनाया नहीं था, तो वो सब खामियों को इन्होंने क्या कर दिया, दूर कर दिया। समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया। वास्तव में आवर्त सारणी में एक ही स्थान प्राप्त करने के कारण ही इन तत्वों को समस्थानिक कहा गया। वास्तव में क्या हुआ कि समस्थानिक को एक ही स्थान दिया गया, इसीलिए उसके किसी तत्व के जितने भी समस्थानिक थे उनको एक ही स्थान दिया गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, समस्थानिक पड़ गया। आगे हम देखते हैं, आवर्त सारणी में नवीनतम 118 परमाणु संख्या वाला है। नवीनतम तत्व क्या है, 118 परमाणु संख्या वाला है, जिसे IUPAC में ओगेनसॉन नाम दिया गया है, तथा उसका प्रतीक क्या है, OG। ओगेनसॉन, आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि आगे भी आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो IUPAC में इसका नाम क्या दिया गया था, ओगेनसॉन, जिसका प्रतीक क्या है, OG है। आवर्त सारणी में अन्य नवीन तत्व उनके नाम प्रतीक दिए गए हैं। 113 को नियोनियम, 115 को मास्कोवियम, 117 को टेंसाइन और 118 को ओगेनसॉन। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मेन याद करना है वो क्या है, लास्ट का 118वां जो परमाणु संख्या वाला तत्व है वो क्या है, ओगेनसॉन है, OG, ठीक है। अब इसके बाद आपके लिए और क्या, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की वह रासायनिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या कहलाती है, बोला कि किसी परमाणु की वह रासायनिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता। मतलब कोई प्लस वाला आयन है, वो इलेक्ट्रॉन कहता है माइनस, तो इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर जितनी तेज़ी से आकर्षित करेगा उतना ही उसका क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। अब यहाँ से जो आपकी चीज़ें हैं वो याद करने वाली चीज़ें होंगी, जैसे आवर्त सारणी में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो आपको मैंने बताया कि ऐसा था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक थे, 18 तक थे। तो आपको क्या करना है, इसको एक वे में आपको याद रखना है। वे में मतलब जब बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब 1 से 18 की ओर जाएंगे, ठीक है। अब नीचे आवर्तों की संख्या कितनी थी, 7 थी नीचे, तो 1 से 7 ये क्या हो गया, नीचे जाएंगे। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है कि जब विद्युत ऋणात्मकता कैसे बढ़ती घटती है। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का क्या होता है, बढ़ता है घटता है, पहले बढ़ता है घटता है, ऐसे आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको याद रखना है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है,
घटती जाती है। अब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है पूरे आवर्त सारणी में? वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला हम देखते हैं आगे क्या है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है? सबसे पहले परमाणु की साइज या एटम साइज बोलते हैं। तो एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कक्षा की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु की साइज कहा जाता है। एक कोई स्वतंत्र परमाणु है, उसका केंद्र से सबसे बाहरी कक्षा तक, ऐसे बहुत सारी कक्षाएं होती है, तो बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु की साइज कहा जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है उसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 37 पिकोमीटर या पीएम होती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो है ये कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती जाती है। जब आप 1 से 18 की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। लेकिन जब आप नीचे की ओर जाएंगे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। लेकिन आप क्या करेंगे? जब पहले से 7वें नीचे की ओर जाएंगे आवर्त में तो क्या होगा? वही परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ने लगती है। धात्विक तथा अधात्विक गुण, आपको मैंने बताया था कि धातुओं की संख्या अधिक है, उसके बाद कौन से हैं? अधातु हैं, उसके बाद क्या है? उपधातु हैं। तो धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब आप बाएं से दाएं ओर जाते हैं क्या होते हैं? जब अब यहाँ से आपको विद्युत ऋणात्मकता आपको बताई थी कि जब आप बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेकिन अगर धातु क्या होते हैं? धातु होते हैं विद्युत धनात्मक, अर्थात यहाँ के धातु क्या होंगे? विद्युत धनात्मक। सब धातु क्या होंगे? विद्युत धनात्मक। अर्थात आप ये बोल सकते हैं इस चीज़ से कि जब अब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्रिया पर प्रभाव बढ़ता है। अर्थात इससे आप बोल सकते हैं कि जब बाईं से दाईं ओर हम जाएंगे, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जब हम जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अब विद्युत ऋणात्मकता इस साइड बढ़ती है। अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है तो धात्विक गुण क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे आप अगर लिंक करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि ये 5-6 टाइप के हैं और आपको सभी चीज़ों को याद रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और दाएं से बाएं आने पर घटता है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? समूह से ऊपर के नीचे ओर जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। ठीक है, धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। चलो आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें बाएं से दाएं ओर जाने पर बढ़ेंगी, बाएं से दाईं ओर जाने पर अगर बढ़ रही है तो वो नीचे आने पर क्या होंगी? घटेंगी। जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे घट रही होगी वो नीचे आने पर क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे धात्विक गुण मैंने आपको बताया, बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण घटता है। बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। अर्थात नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा या फिर बढ़ता है। आपको ऐसे याद रखना इसको पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में कभी ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है कि विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती है। आवर्त सारणी में क्या होती है? दाहिनी ओर इस साइड पे क्या होती है? ये आवर्त सारणी है तो इस साइड पे ऊपर की ओर क्या होते हैं? अधातुएं स्थित होती है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। ये चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है कि जो धातुओं के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं, और अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं आयनन विभव। आयनन विभव क्या है? किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। उदासीन होते हैं, ना ही वो विद्युत धनात्मक होते हैं और ना ही क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये क्या होते हैं? उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनसे एक आयन या फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा हमको लगानी पड़ती है उसी को क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। किसी परमाणु का द्वितीय आयनन विभव प्रथम आयनन विभव से सदैव अधिक होता है। अर्थात जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो क्या होगे? उनको निकालने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय आयनन विभव कहा जाता है।
अब आयनन आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के प्रथम आयनन विभव बढ़ते हैं, अर्थात जब आप बाएं से दाएं ओर जाओगे तो क्या होगा, प्रथम आयनन विभव बढ़ेंगे, अर्थात जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे याद करते देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब हमने क्या किया कि जब पहले क्या किया था कि उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींच लिया था, ये परमाणु था, यहाँ से अपन ने इलेक्ट्रॉन खींच के एक निकाल लिया, तो जो ऊर्जा लगी उसको हमने क्या किया था, आयनन विभव कहा था। अब हमको क्या करना है, इस परमाणु को या फिर इस उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो जो ऊर्जा हमको निकलेगी, ऊर्जा हम जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऊर्जा वो रिलीज करेगा, और उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसी ऊर्जा को ऊष्मागतिकी की शब्दावली में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव आपको समझ आ गया कि किसी परमाणु से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जो ऊर्जा आपको लगानी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, आयनन विभव। और उसी उदासीन परमाणु को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो जो आपको ऊर्जा रिलीज करेगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल देते हैं। ठीक है, तो अगले देखते हैं हम, अगला क्या है, तो आगे हम देखते हैं कि आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर, आवर्त में बाईं से दाईं तरफ बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः क्या होती है, बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है, और उसके बाद जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें। अब आपको ये चीज़ों को याद करना है, सभी चीज़ों को रट डालना है। आगे के लेक्चर में मैं आप सभी को इससे रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको करवाऊंगा मैं, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। तो सभी चीज़ों को हम वे में देखेंगे। ठीक है, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, इसी में ये डायग्राम से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता हमने क्या देखा था, विद्युत ऋणात्मकता जब हम पहले से 18वें की ओर जाते हैं, अर्थात बाएं से दाएं जाते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता देखिए बढ़ रही है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम हो जाती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या देखा था, परमाणु का साइज। तो परमाणु का साइज भी क्या होता था, जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते थे तो वो क्या होता, परमाणु का साइज घटता था, और ऊपर से नीचे आते थे तो परमाणु साइज क्या होता था, बढ़ जाता था। इसके बाद हमने देखा था धात्विक गुण। तो धात्विक गुण बाएं से दाएं जब जाते थे तो वो क्या होता था, घट जाता था, धात्विक गुण घटता था, और जब ऊपर से नीचे आते थे तो हमारा धात्विक गुण क्या होता था, बढ़ जाता था। अब इसी को अगर हम अधात्विक गुण बोलेंगे, जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो अधात्विक गुण तो घट रहा है, अर्थात जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण क्या होगा, अधात्विक गुण बढ़ जाएगा, और नीचे आने पर अधात्विक गुण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इधर साइड धातु ज़्यादा है, इधर साइड कम है, यहाँ धातु ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो आपको ऐसी चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि आपने धातु पढ़ा है, हो सकता है आपके लिए अधातु आ जाए, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि अधात्विक गुण यहाँ से बाएं से दाएं ओर जाने पर बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, और ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता था, आयनन विभव तो आयनन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। आयनन विभव क्या होता था, जितनी एक इलेक्ट्रॉन, उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए क्या होता था, आवश्यक ऊर्जा। तो बाएं से दाएं जब हम जाते थे तो आयनन ऊर्जा क्या होती थी, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती थी, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होती थी, कम होती थी। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता आता था। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या था कि किसी उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन आपको देना था, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता था, देना था। तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा वो रिलीज करता था उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते थे। और इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं ओर जाने पर बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, या फिर घट जाती थी। तो इसको क्या बोलते थे, ये हो गया
अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो अगले लेक्चर में देखते हैं। तो जिसने जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद गाइस।